नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय मंडावी और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने अर्थव्यवस्था का पार्ट 3 कवर किया था और आज की इस वीडियो में हम अर्थव्यवस्था का पार्ट 4 कवर करेंगे। तो देखिए, वीडियो अगर पसंद आएगी आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल मंडावी एजुकेशंस को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही बात हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। ठीक है, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक, और देखिए, किसी भी प्रकार का डाउट होता है आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि आप वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, तभी आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी और आप चीज़ों को ध्यान पे रख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमारा पहला टॉपिक है भारत में बीमा। ठीक है, तो देखिए, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में की गई। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई है, तो 2 अक्टूबर 1975 को। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट, मल्होत्रा समिति की संतुष्टि पर भारत में बीमा क्षेत्र का निजीकरण कर दिया गया है। तो देखिए, मल्होत्रा समिति की संतुष्टि पर किया गया है। ठीक है, भारत में बीमा क्षेत्र का निजीकरण। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किसकी संतुष्टि पर भारत में बीमा क्षेत्र का निजीकरण कर दिया गया है, तो मल्होत्रा समिति की संतुष्टि पर। मल्होत्रा समिति को ध्यान पर रखिएगा। अगला पॉइंट है यहाँ पर, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों के प्रवेश का मार्ग खोलते हुए सरकार ने बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण इरडा की स्थापना की है, जो बीमा कंपनियों की कार्यप्रणाली पर निगरानी रखती है। तो देखिए, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों के प्रवेश का मार्ग खोलते हुए सरकार ने क्या किया, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण जिसे इरडा कहते हैं उसकी स्थापना की। ठीक है, और ये इरडा क्या करता है, बीमा कंपनियों की कार्यप्रणाली पर निगरानी रखता है। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बीमा कंपनियों की कार्यप्रणाली पर निगरानी कौन रखता है, तो बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण जिसे इरडा भी कहा जाता है वह निगरानी रखता है। ठीक है, और यहाँ पर अगला पॉइंट है, भारत की प्रथम जीवन बीमा कंपनी ओरिएंटल सोसाइटी थी। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की प्रथम जीवन बीमा कंपनी कौन सी थी, तो ओरिएंटल सोसाइटी। ठीक है, जिसकी स्थापना हुई है 1818 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पर पॉइंट है हमारा, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 में हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो देखिए, भारतीय जीवन बीमा निगम जिसे LIC भी कहा जाता है, इसकी स्थापना हुई है 1 सितंबर 1956 को। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई है, तो 1 सितंबर 1956 को, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में है। ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, भारतीय साधारण बीमा निगम की स्थापना 1972 ईस्वी में की गई, जिसने 1 जनवरी 1973 ईस्वी से काम करना शुरू कर दिया। अब देखिए, भारतीय साधारण बीमा निगम की स्थापना कब हुई है, 1972 में हुई है। ठीक है, पर इसने काम करना कब शुरू किया, तो 1 जनवरी 1973 को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला टॉपिक है, प्रमुख वित्तीय संस्थान एवं उनके स्थापना वर्ष। देखिए, यहाँ पर कई सारे वित्तीय संस्थान के नाम दिए गए हैं और उनके स्थापना वर्ष दिया गया है। ठीक, तो देखिए, साधारण बीमा निगम जिसे GIC भी कहते हैं, इसकी स्थापना हुई है 1972 ईस्वी को। ध्यान पर रखिएगा। उसके बाद देखिए, भारतीय निर्यात आयात बैंक जिसे एग्जिम बैंक भी कहा जाता है, इसकी स्थापना हुई है 1982 ईस्वी को। उसके बाद हमारा अगला है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जिसे नाबार्ड कहा जाता है, इसकी स्थापना हुई है 1982 ईस्वी को। ध्यान पर रखिएगा। यहाँ से देखिए सन वाले क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, नाबार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पूछ सकते हैं कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई है, तो 1982 को, जिसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। अब देखिए अगला यहाँ पर देखिए, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक जिसे क्या कहा जाता है, IRB भी कहा जाता है। ठीक है, 2 सेकंड रुकिए। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक को क्या कहा जाता है, IRB कहा जाता है, और इसकी स्थापना हुई है 1985 ईस्वी को। ठीक, उसके बाद देखिए अगला है, राष्ट्रीय आवास बैंक जिसे NHB कहा जाता है, और इसकी स्थापना हुई है 1988 ईस्वी को। उसी तरह देखिए अगला है यहाँ पर, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसे SIDBI कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसकी स्थापना हुई है 1990 ईस्वी को। उसके बाद देखिए अगला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे RBI भी कहते हैं, और इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को। ये ध्यान पे रखिएगा ही रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसे SBI कहा जाता है, इसकी स्थापना हुई 1955 ईस्वी को, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, कभी कभी रिपीट भी कर देते हैं। अब देखिए अगला यहाँ पर देखिए, भारतीय जीवन बीमा निगम जिसे LIC कहा जाता है, और इसकी स्थापना हुई 1956 ईस्वी को। ठीक है, तो देखिए LIC की स्थापना हुई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के जस्ट अगले वर्ष। ठीक है, तो ध्यान पर रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए,
भारतीय यूनिट ट्रस्ट है यूटीआई की स्थापना हुई है 1964 को। ठीक है, यूटीआई जो है उसकी स्थापना हुई 1964 को। इसका फुल फॉर्म है भारतीय यूनिट ट्रस्ट। और अगला है अपना भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जिसे इडबी कहा जाता है, इसकी स्थापना हुई 1964 को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जैसे ऊपर सिडबी था, ये इडबी है। ठीक है, उसका एसबीआई है, आरबीआई है और नाबार्ड है। ये जो 4-5 नाम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला हमारा टॉपिक है सेबी। तो देखिए शेयर मार्केट में होने वाले वृहद कारोबार को नियंत्रित एवं विनियमित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा संसद में एक कानून पारित करके 12 अप्रैल 1988 को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की स्थापना की गई। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है जिसे 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है, जबकि इसके क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, दिल्ली एवं चेन्नई में भी स्थापित किए गए हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है सेबी के बारे में कि शेयर मार्केट में होने वाले वृहद कारोबार को नियंत्रित एवं विनियमित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा संसद में कानून पारित करके 12 अप्रैल 1988 को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की स्थापना की गई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं कि सेबी की स्थापना क्यों की गई। तो शेयर मार्केट में होने वाले वृहद कारोबार को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए, मतलब सुचारू रूप से चलाने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया, संसद में एक कानून पारित किया और 12 अप्रैल 1988 को सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मतलब सेबी की स्थापना की। अब देखिए सेबी का फुल फॉर्म यही है कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी की फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना की, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि सेबी मतलब सेबी जो है वो शेयर मार्केट से रिलेटेड है। तो शेयर मार्केट में जितने भी कारोबार होते हैं उन्हें नियंत्रित और विनियमित करने के लिए, मतलब सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्र सरकार ने एक कानून पारित करके सेबी की स्थापना कर दी है। ठीक है, ताकि सेबी क्या करेगा, उसे नियंत्रित करेगा। ठीक है, उसकी निगरानी करेगा और उसे अच्छे से चलाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है, यह एक गैर संवैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था नहीं, गैर संवैधानिक संस्था है, जिसे 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो देखिए सेबी क्या थी, एक गैर संवैधानिक संस्था थी, पर 30 जनवरी 1992 को क्या किया गया, एक अध्यादेश लाया गया और उसमें इसे वैधानिक दर्जा दे दिया गया। ठीक है, सेबी को। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकते हैं कि सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में है। देखिए अब यहाँ पर याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जो शेयर मार्केट के काम होते हैं ना, जो शेयर मार्केट कारोबार होता है, अब देखिए इंडिया का सबसे बड़ा महानगर कौन सा है, एक दिल्ली और एक मुंबई। तो देखिए मुंबई थोड़ा सा ज़्यादा मॉडर्न है। तो देखिए जो शेयर मार्केट वाला मामला होगा वो मुंबई में, जहाँ जो अपनी मॉडर्न स्टेट रहेगा वहाँ पर ही ज़्यादा होगा। तो आप समझिए कि शेयर मार्केट, शेयर का जो कारोबार है वो कहाँ होता है, मुंबई में होता है ना। तो सेबी का मुख्यालय कहाँ होगा, मुंबई में होगा। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, यह याद करने का तरीका है। अब देखिए जबकि इसके क्षेत्रीय कार्यालय जो है वो कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई में भी स्थापित किएंगे। तो देखिए यहाँ पर सेबी का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। ठीक है, पर इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो कोलकाता में है, दिल्ली में है और चेन्नई में है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट हमारा टॉपिक है जनगणना 2011। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर कुछ फैक्ट दिए हैं, उसे हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुल जनसंख्या बताई गई है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1,21,50,54,977 क्या है, कुल जनसंख्या है जनगणना 2011 के अनुसार। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पुरुष कितने हैं उसमें, देखिए 51.47%, मतलब 62,32,70,258 पुरुष हैं। और महिला कितनी है, 48.53%, मतलब 58,75,84,719। ठीक है, और यहाँ पर देखिए लिंगानुपात क्या है, तो 943 का अपना लिंगानुपात है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला है जनसंख्या घनत्व जो है वो 382 है। ठीक, उसके बाद 10 की वृद्धि क्या है, तो 17.7%, 10 की वृद्धि दर। ठीक, 10 की मतलब वृद्धि, 10 की का मतलब क्या होता है, 10 साल में। ठीक है, 10 साल में क्या वृद्धि दर हुई है, तो 17.7%। ठीक है, और वार्षिक वृद्धि दर मतलब क्या होता है, 1 साल। ठीक है, वार्षिक वृद्धि दर मतलब 1 साल, 10 की मतलब 10 साल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये 10 साल के वृद्धि दर पूछ रहे हैं तो 17.7%, और यहाँ पर 1 साल का वृद्धि दर पूछ रहा है तो 1.64%। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं साक्षरता दर प्रतिशत में पूछ रहा है तो 73% यहाँ पर साक्षरता दर है टोटल। ठीक है, पुरुष और महिला मिला के।
है ना, साक्षरता प्रतिशत पूछ रहा है, ठीक है 73%। पर अगर पुरुष की बस बात की जाए सिर्फ पुरुष की, तो पुरुष का है 80.09% है और महिलाओं का है 64.6%। ठीक। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला टॉपिक है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं एवं व्यापारिक संगठन। कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं और व्यापारिक संगठन हैं, उनके नाम देख लेते हैं थोड़ा। देखिए पहला है आसियान, ठीक है, जो कहाँ पर है, जकार्ता में। उसके बाद देखिए अगला यहाँ पर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग, जिसे सार्क भी कहा जाता है, यह है काठमांडू में। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, जिसे एपीएल भी कहा जाता है, यह सिंगापुर में। उसके बाद देखिए अगला है विश्व व्यापारिक संगठन, ठीक है, जिसे डब्ल्यूटीओ कहा जाता है, ये जेनेवा में है। फिर हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे एनडीबी कहा जाता है, और ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है, यह संघाई में है। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसे AIIB भी कहते हैं, यह बीजिंग में है। उसके बाद देखिए अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे विश्व बैंक भी कहा जाता है, यह वॉशिंगटन DC में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व बैंक को क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे IMF भी कहा जाता है, यह वॉशिंगटन DC में है। अब यहाँ पर देखिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि विश्व बैंक व IMF को ब्रिटेन वुड्स का जुड़वा संस्था माना जाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रिटेन वुड्स का जुड़वा संस्था किसे माना जाता है, तो विश्व बैंक और IMF को ध्यान पे रखिएगा। ठीक। उसके बाद देखिए विश्व बैंक का फुल फॉर्म क्या है, मैंने बताया, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, और IMF का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब यहाँ पर देखिए 9वां है यूरोपीय आर्थिक समुदाय, ठीक है, जिसमें EEC भी कहते हैं, या ब्रुसेल्स में। ठीक। उसके बाद अगला है अंकटाड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अंकटाड, जो जेनेवा में है। और अगला है यहाँ पर एशियाई विकास बैंक, जिसे ADB कहते हैं, या मनीला में। ठीक है। तो इस तरीके से आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी आपको, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, शेयर कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल मंडावी एजुकेशंस को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। ठीक है। तो देखिए आज भारतीय अर्थशास्त्र का पार्ट 4 कवर हो गया है। ठीक है। अगले वीडियो में हम अगला पार्ट पढ़ेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो को आप कम से कम 2 बार देखिए, जिससे आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आएंगी और आप चीज़ों को ध्यान पे रख पाएंगे। ठीक है। और अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है आपको पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।